नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवां एक मुहिम है लोकतंत्र की आधार जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देने की। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय न्यूज़ चैनल IBC 24 अपनी सबसे बड़ी जन चौपाल जनकारवां को लेकर आज सिंगरौली में हाजिर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली के मल्हार गार्डन में, जहां सजी है जनकारवां की जन चौपाल। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मैं स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर एक शपथ दिलवाना चाहता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मेरी गुजारिश है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे करके मेरे साथ ये शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी चुनाव में वोट हम ज़रूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति, धर्म, क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBC 24 का जनकारवां आज ऊर्जा धानी सिंगरौली पहुंच गया है। सिंगरौली के मल्हार गार्डन में इस वक्त हम मौजूद हैं और ऊर्जाधानी इसीलिए क्योंकि सिंगरौली में कोयले का प्रचुर भंडार रहा है और यहाँ पर 15,000 मेगावाट से ज़्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट भी NTPC का सिंगरौली में ही स्थित है और ऋषि श्रृंगी की तपोभूमि कहा जाता है सिंगरौली को। बड़ा ऐतिहासिक ये क्षेत्र रहा है। 2008 में पहली बार सिंगरौली को ज़िला बनाया गया था। मौजूदा सिंगरौली मध्य प्रदेश के रीवा संभाग का एक अहम ज़िला है। सिंगरौली का जो क्षेत्रफल है वो 5,672 वर्ग किलोमीटर है और इसमें तकरीबन आधा जो हिस्सा है उसमें औद्योगिक क्षेत्र यहाँ का फैला हुआ है। 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक सिंगरौली की आबादी 11,78,000 है और यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो तकरीबन 7 लाख है। सिंगरौली में लिंगानुपात महज 920 है, जबकि साक्षरता की दर 61% है, जो कि चिंताजनक मानी जा सकती है। खैर, सिंगरौली में अगर सियासी तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। रीति पाठक जो कि सीधी और सिंगरौली से जो संयुक्त संसदीय सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी और यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं। लगातार 2 बार से हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीट पर काबिज है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो बीते जो 12 चुनाव हुए हैं सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र में, तो 6 बार कांग्रेस पार्टी और 6 बार BJP से जुड़े हुए प्रत्याशियों की कार्यक्रम में की यहाँ पर इस लोकसभा सीट से जीत हुई है। तो खैर, कार्यक्रम की हम शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग से जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो देवेंद्र पाठक जी हैं जो कि जिला महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। कुंदन पांडे जी हैं, PCC में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। प्रवीण सिंह चौहान जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस के। भास्कर मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम लल्लू गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। साथ ही साथ संजय नामदेव जी हैं CPI से हैं। BJP से भी मेरे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ संजीव अग्रवाल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पूनम गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की सिंगरौली में। बबीता जैन जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी से भी सुदेश सहवाल जी जुड़े हुए हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ शिखा सिंह भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। तो देखिए कि ये अलग अलग पार्टियों से, आम आदमी पार्टी से लोग भी जुड़े हुए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग वर्ग से आने वाले तमाम बुद्धिजीवी, आम जनता, किसान, मजदूर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते समय जो सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस पार्टी का, वो ये था कि किसान कर्ज माफ़ी की जाएगी। 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम रहे उनने सीधे तौर पर वॉकओवर देने जैसी स्थिति बनी, क्योंकि सत्ता का सूखा मध्य प्रदेश में 15 साल बाद खत्म हुआ और
बाकी 2 राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनी। एक बार फिर मोदी सरकार भी कांग्रेस की हितैषी होती नज़र आ रही है। योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन जनता किस तरह से देख रही है और किसान क्या सोचते हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि कर्ज माफ़ी जिस तरह से हुई है उसका फ़ायदा क्या मिल पाया यहाँ किसानों को? हाँ सर, हमारा नाम है अरविंद कुमार सिंह, ग्राम मिलिया से, और मैं 1.5 लाख का कुआं के लिए लिया था। आज वो 1.5 लाख रुपए हमारा माफ़ हुआ। मैं इस कमलनाथ सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। आपको लगता है कि जो केंद्र में सरकार आएगी तो किसानों का और भला होगा? और भला होगा सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारा भला हुआ। 1.5 लाख रुपए हम इनारा के लिए लिए थे, माफ़ हुआ मेरा। आपका कर्ज माफ़ हुआ। और कोई किसान है जो बात करना चाहें, बताइए। मेरा नाम विवेक दुबे है। मैं खाद और बीज के लिए मैं कर्जा लिया था 1 लाख रुपए। मेरा 3 दिन के पहले कर्ज माफ़ हो गया है। मैं कमलनाथ सरकार से विनती निम्न विनम्र से कर रहा हूं कि केंद्र में सरकार भी राहुल गांधी ही पीएम बने। देखिए, यहाँ पर तो कांग्रेस के को साधुवाद देते आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं किसान। आप क्या कहेंगे? कर्ज माफ़ी तो हुई है, उसमें कहना क्या है। चलिए, यहाँ पर कुछ किसान हैं जो कहते हैं कि उनका कर्ज माफ़ हुआ है और आशान्वित हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में भी किसान शामिल हैं। तो फिर बीजेपी को तकलीफ़ क्यों है? भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ संजीव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। किसान कहते हैं कि कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिला है। ऐसा है, देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है तो वो अपने जिस एजेंडे पर वो काम करते हैं वह करते हैं। यानी काम अपने एजेंडे पे कर रही है कमलनाथ सरकार, आप मानते हैं? मेरा कहना ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं पर जब हम इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो पूर्व में जब शिवराज सिंह जी की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जिन किसानों को यूरिया खाद के लिए पैसे नहीं मिला करते थे, उन किसानों को अभी जो कर्ज माफ़ की बात हो रही है उसमें से 20% किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है और 80% किसान आज भी कहीं न कहीं दुखी मन से हैं। और प्रक्रिया तो चल रही है ना, प्रक्रिया तो चल रही है। 20% का हो गया और आगे बोला गया 55 लाख। नहीं, उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम पूरा का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। ठीक है। और अभी 3 महीने बीत गए हैं। 100% कर्ज माफ होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। और 100% कर्ज माफ नहीं हुआ है। हालांकि सरकार को 70 दिन हुए हैं। 70 दिन का लेखा जोखा कमलनाथ सरकार ने पेश भी किया है। ये भी तय कर लिया गया है कि 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, बोनस की भी बात की गई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 70 दिन में 100% होना था, वो नहीं हुआ है। तो फिर कांग्रेस से जवाब लेना चाहेंगे देवेंद्र पाठक जी हैं। जी, आपको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से जनकारवा को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने सिंगरौली जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया। जहां तक हमारे मित्र संजीव अग्रवाल जी कांग्रेस कर्ज माफ़ी पर एतराज़ जता रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, संजीव अग्रवाल जी मूल रूप से व्यापारी हैं। किसानों से इनका कहीं दूर दूर का भी व्यक्तिगत नाता नहीं है। आप पता लगा लीजिए कि ये कहीं से किसान नहीं है। अब रही बात कर्ज माफी की, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों सरकारों ने 2 घंटे के अंदर पूरे 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है और बाकी प्रक्रिया में है। कुछ प्रक्रिया में बाधा इसलिए आ रही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में सोसाइटियों के माध्यम से भयंकर घोटाले हुए हैं। जो किसानों के नाम कर्जा, फर्जी कर्जा बनाए गए हैं, उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और दोषियों को, इनको खतरा ये है कि यदि उनकी लिस्ट बाहर आ जाएगी तो कई लोग अंदर होंगे। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जय किसान फसल ऋण माफी के जरिए कम से कम एक घोटाले का खुलासा हुआ बीती सरकारों के कार्यकाल में। ये पता चला कि बहुत से किसान ऐसे थे जिनकी जानकारी से बाहर सहकारी बैंकों के द्वारा उनके नाम पर लोन ले लिए गए थे। जब सूचियां चस्पा हुई तो इस घोटाले का खुलासा हुआ। बड़ा घोटाला बताने की बात ये कही जाती है, डेटा भी सामने आए हैं। सिंगरौली में भी कमोवेश वही स्थिति समझ में आती है। बताइए साहब, वो तो कह रहे हैं कि आपके कारण स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक व्यापारी हूँ। और मैं आपको बता दूं, व्यापारी एक ऐसा शब्द है जो कि समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। वो समाज की हर उस दुख तकलीफ को समझता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ व्यापारी के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी प्रकोष्ठ का प्रदेश का सह संयोजक भी हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। भाई साहब
बीते सरकार के कार्यकाल में जो कर्ज घोटाला हुआ है उस पर जवाब दे दीजिए। कहीं न कहीं जिस तरह से यहाँ पर अभी जिस तरह से यहाँ पर उद्योग स्थानांतरण उद्योग शुरू हुआ है, तबादले को लेकर चलिए, प्रवक्ता भी हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की, उनसे ही मैं बात कर लेता हूँ। बीती सरकार में जो बीते सरकार के कार्यकाल में किसानों के नाम पर फर्जी ऋण निकाले गए, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? नहीं, कोई ऋण ऐसा नहीं है, ये सब है ना चुनावी एजेंडे हैं। और FIR क्या चुनावी एजेंडे पे दर्ज की जाती है क्या? नहीं, जो अभी है ना कहा गया है कि 55 करोड़ जो माफी की है कांग्रेस सरकार ने, ये सब चुनावी एजेंडे हैं और अभी ये ना जो होना चाहिए था वो नहीं काम हो पा रहा है। देखिए, स्पष्ट जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। एक बार मैं पूनम जी से बात कर लेता हूं, शायद वो सटीक जवाब दें। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अगर कर्ज माफी बहुत सी हो गई है, कुछ होना इसलिए विलंब हुआ क्योंकि आपकी सरकार के कार्यकाल में घोटाले हो गए थे, फर्जी ऋण निकाल लिए गए थे। कहने से नहीं होता है ना, कुछ दावे सब लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए साहब, FIR लॉन्च हो गई है। हमने देखा कि 2 से 3 हज़ार करोड़ का ये कर्ज माफी का घोटाला बताया जाता है जिसमें फर्जी ऋण निकाले गए थे, लेकिन उसके बाद अभी स्पष्ट कोई जवाब देने की स्थिति में बीजेपी के कोई प्रवक्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। साथ साथ सियासी दलों के भी फोकस में किसान नजर आए हैं। चलिए लोगों से के साथ साथ चूंकि बहुजन समाज पार्टी से भी जिला अध्यक्ष मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। जी बोलिए। हाँ, जो कांग्रेस यहाँ बहुत ही अपनी पीठ अपने हाथ थपथपा रही है और कि मैंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी किसानों को 17 रुपये रोज़ जो किसानों को क्या स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और 17 रुपये में किसी किसान का भला होगा क्या? कर्ज माफ़ी से किसान का कृषि का जो व्यवसाय है वो लाभ का व्यवसाय बन जाएगा। वो तो फर्स्ट एड बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये फर्स्ट एड है, उसके बाद कृषि नीति बनेगी, तो इनकी जो प्रबंधन करेगी कृषि उत्पादों का। बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी कहती है कि सिर्फ कर्ज माफ करने से किसानों का भला नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने भी जो अपना 70 दिनों का कार्यकाल पर जवाब दिया है, लगभग यही बात कही है कि किसानों का कर्ज माफी जो है एक तरह से प्राथमिक उपचार है व्यवस्था के लिए, उसके बाद एक संशोधित कृषि नीति बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है, बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, आप आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों को कृषि का व्यवसाय बनाना चाहते हो, किसानों को फायदा देना चाहते हो, तुम स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों लागू नहीं कर रहे हो? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दिया है। सूची पेश कर रहे हैं, दोबारा आ जाऊंगा ना। सूची भी पेश कर रहे हैं, अभी आप बोल रहे थे सबूत नहीं है, सूची भी आ रही है कि बहुत से लोगों के नाम पर, किसानों के नाम पर। पे बता दीजिए स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी कहीं न कहीं चर्चा हो रही है, उस पर भी कहीं न कहीं विशेष रूप से 2 साल बचा हुआ है, 2022 तक आमदनी दुगनी होनी थी, कैसे करेंगे? आमदनी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इस देश की आजादी के 71 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 वर्षों में जिस तरह से काम किया है, लगातार काम कर रही है, चाहे वह किसान के पक्ष का मामला हो, चाहे वह समाज के किसी भी। कांग्रेस ने हमेशा एक ही बात किया है कि हमें गरीब उठाना है। जब यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, संजीव जी मैं आऊंगा दोबारा। देखिए, समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि 5 साल में अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुआ है, किसान मालामाल हो गया। घोटाले की सरकार है, अभी तक घोटाला इतना देखा गया है कि घोटाला देख देख के पेट भर गया है। हम लोग तो 15 साल से यहाँ विकास देखा जा रहा है, और अभी रही बात किसानों के लिए, इनकी पहल बहुत अच्छी है। ये मैं कहूंगी, मैं कांग्रेस पार्टी को इसको बधाई का पात्र मानती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी पहल शुरू की और किसानों को कर्ज माफ कुछ हद तक किया है इन्होंने। मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकती कि पूरा किया है, पर शुरुआत तो पहल अच्छी है। चलिए सूची भी दिखा रहे हैं। इतने 19,524 किसानों का 87.29 करोड़ रुपया कर्जा, 19,587 लोगों का 87,000 करोड़ रुपया सिंगरौली जिले में माफ हुआ है। इसकी सूची है, हमारे विपक्ष के दोस्त दुपट्टा वाले जो हमारे भाई हैं देख लें, ये कि ये हमारी कांग्रेस की सरकार है, ये जो कहती है वो करती है। आपका एक भाजपा नहीं है कि काम सब करेंगे, समय नहीं बताएंगे, न राम मंदिर का समय बताएंगे, न किसान माफी का समय बताएंगे। आप फर्जी की सरकार चला रहे हो, हम इस सूची के साथ प्रमाणित आपको दिखा रहे हैं। मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, जी बोलिए।
देखिए मेरी बात सुनिए आप। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तो गरीबों आम जनता की शोषण की, ये मेरे पास लिस्ट है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार 70 दिन हो गए, लेकिन इन किसानों के नाम पे 4 साल से गोभा ग्राम पंचायत में ट्रांसफार्मर लग गया है, पोल लाइट सब हो गया है, मीटर लग गया है, बिजली नहीं गया और उनकी बिजली का बिल आ रहा है और करंट लग रहा है किसानों को। ऊर्जा दानी में ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऊर्जा दानी में ऐसा क्यों हो रहा है, सीधा जवाब दे दीजिए। ये पूरे सिंगरौली में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। हम लोगों को अभी 2 महीने हुआ, सभी व्यवस्थाओं की सर्जरी कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये 15 साल का गड्ढा हम लोग 5 महीने में पूरा भर देंगे। कि किसान कर्ज माफी को लेकर कुछ किसानों ने बताया कि उन्हें इसका फायदा मिला है, आशान्वित भी है कि अगर मिला है, ठीक है। एक किसान और हाथ उठा के बता रहे हैं कि 2 लाख कर्ज माफी का फायदा मिला है, लेकिन सियासत के फोकस पे किसान है और किस तरह से किसान आगामी लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं, किस तरह से वो वोट करेंगे, चीज़ समझ में आती है। खैर, जनकारवा में वक्त है फिलहाल छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश सहित देश की आधी आबादी के लिए क्या कुछ किया गया है, युवाओं के लिए क्या किया गया है और दरअसल सिंगरौली के वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ का मतदाता अपने सियासतदानों को बड़ी उम्मीद से देख रहा है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवा में, जिसकी जनचौपाल आज सजी है सिंगरौली ज़िले में मल्हार गार्डन में। इस वक्त हम मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सभी मुखर हैं और किसान भी बड़ी खामोशी से अपने सांसद का और अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से वोट करेगा। लेकिन किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश सहित देश की एक बड़ी आबादी है, युवा आबादी है, जिसने बीते 5 साल तक अपनी सांसद को और अपने प्रधानमंत्री को, अपनी केंद्र सरकार को बड़ी उम्मीदों से देखा था। आज वो क्या सोच रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। इस बीच मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी जुड़ गए हैं। देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से भी मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित द्विवेदी जी हैं और साथ में तमाम यहाँ पर खास मेहमान जुड़ते जा रहे हैं। और मैं चर्चा ये करना चाह रहा था कि जिस तरह से बेरोज़गारी दर बीते 2.5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, उसने कई सवाल उठा दिए हैं। क्योंकि मोदी सरकार का ये ऐलान था, एक चुनावी वादा था कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। तो आखिर बेरोज़गारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर क्यों पहुंची? CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट है, जो ये बात बताती है। ये बेरोज़गारी की स्थिति को लेकर क्या करेंगे? मैं जवाब जरूर लूँगा विधायक जी। सर, 2.5 साल में नहीं, ये जो मोदी गवर्नमेंट है पिछले 45 साल पहले ले गई। जो युवा हमारी बेरोजगारी थी, इतनी दर गिरी, लगभग 6% पर ईयर के हिसाब से गिरी है। और जो 1974 में, 1973 में जो स्थिति थी, आज उस स्थिति में मोदी जी ने पहुंचा दिया है। और रही बात जो बेरोजगारी की, वो लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, सिंगरौली का क्या हाल है? बिल्कुल, 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्राइवेट कंपनियां आई, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं को बिल्कुल रोजगार नहीं दिया गया। हमारी जब सरकार अभी मध्य प्रदेश में आई है, कमलनाथ जी ने ये वादा किया है कि स्थानीय कंपनियों में 70% यहाँ का युवा रोजगार करेगा। लोगों को नए उद्योग संस्थापित करने में 70% रोजगार दिए जाने की शर्त जो है कमलनाथ सरकार ने लगाई है। लेकिन हम जिस डेटा की बात कर रहे थे, विधायक जी से मैं बात कर लेता हूं, आखिर ये स्थिति क्यों है? बेरोजगारी की हालात इतने बुरे क्यों हो रहे हैं? रोजगार के मामले को लेकर हमारी सरकार लगातार, चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो भी रोजगार देने की, प्रशिक्षण देने का काम किया है, और चाहे लोन के माध्यम से सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे शिवराज जी के नेतृत्व में अनेक कार्य हुए हैं। बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना काम हुआ, तो ये बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ रही है? नहीं, युवाओं के लिए हमारी सरकार ने, शिवराज जी सरकार ने रोजगार के मामले को लेकर लगातार 50% की बात करते हैं,
काम हुए हैं। आज कहते हैं कि 70% की बात करते हैं, 70% की बात करते हैं। बेरोजगारी, और मेरा कहना यह है, बेरोजगारी और व्यवसाय, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या वर्तमान की केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम बेसिक स्तर पर उन्हें मजबूत करके, कहीं ना कहीं उनको बेस से मजबूत करके, उनको आने वाले समय में वह मैं उस योग उन लोग को बना रहे हैं कि वह स्वयं तो रोजगार पाएंगे ही। देखिए, अगर हमने रोजगार की बात की तो आप स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर इतनी बढ़ क्यों गई? रोजगारी की मैं बात करता हूं, इसके पहले ठीक है मोदी जी की आप बात कर रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, लेकिन मोदी जी से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में हुआ करती थी और राहुल गांधी जी खुद युवा हैं। कितने लोगों को उनकी सरकार ने रोजगार दिया, इसका भी कांग्रेस के वादा तो आपका था ना 2 करोड़ रोजगार देने का। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़े क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, जो भी कंपनियां आ रही हैं उसमें सब बाहरी लोगों को भरा जा रहा है और यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं सब माने बेरोजगार होते ही चले जा रहे हैं। क्यों? सिंगरौली को न्याय कहाँ मिला? ऐसे में सिंगरौली को न्याय कहाँ मिला अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं था? उद्योगों की संस्थापना के बाद अगर फायदा सिंगरौली को ना मिले, बोलिए। नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते बेरोजगारी बढ़ी है। इन्होंने नोटबंदी कर दिया और कई कंपनियां बंद हो गई, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार के मुद्दे में मैं बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों युवाओं को बरगलाने वाला काम करती है। कांग्रेस वाले भी बड़े नेता बोल रहे थे कि भाजपा के समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार हुआ तो आपकी 3 महीने सरकार, 3 महीने मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बन गई। किसकी लगभग किन भाजपा नेताओं पर FIR करवाए हैं और किनको जेल में भेजवाए, आप ये बताइए। पाठक जी, कुछ एक सवाल आया है कि 15 साल पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, 2 महीने में आपको सब काम कर देना था। आपने पूरे मध्य प्रदेश में देखा है, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा किसी भी विषय ऐसा मुद्दा नहीं है, उन्हें व्यवस्था बनाई है। 1,80,000 करोड़ रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को इन लोगों ने छोड़ा था, उस कर्जे को भरने का काम कर रहे हैं और जांच बैठाए हुए हैं। 2 महीने में आप देखेंगे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब जेल में रहेंगे। 2 महीने का समय दीजिए, 2 महीने में सभी भ्रष्टाचारियों को हम जेल में रखेंगे। 2 महीने में सभी भ्रष्टाचारी जेल में होंगे। देखिए, तमाम लोग हैं जो यहाँ कतारों में हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि सिंगरौली को लेकर क्या 5 सालों में सांसद ने कितना काम किया, मोदी सरकार का कामकाज को बतौर सामाजिक कार्यकर्ता किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पे? देखिए, बतौर सोशल एंटरप्रेन्योर जो मैं देख पा रही हूँ तो बेरोजगारी की जो रफ्तार से दरें तो बढ़ी हैं। देखा जा रहा है कि 2019 में 7.2 समथिंग बेरोजगारी की दर बढ़ी, जो कि 2018 में वो 5 पॉइंट समथिंग थी, 2016 में 5 पॉइंट समथिंग थी, जिसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सिंगरौली की बात मैं करूं, पूरे देश की बात को मैं सीधे सिंगरौली में केंद्रित करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोल कंजप्शन को देखा जाए उसी हिसाब से पावर प्रोजेक्ट्स का जो 50,000 मेगावाट से ज़्यादा विद्युत उत्पन्न हो रहा है। किंतु यहाँ के जो युवा वर्ग है वो आज भी बेरोजगार है। उसका मुख्य कारण है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो 0 के लेवल पर है। ठीक है, तो कहना यह है, कह सकते हैं कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हालात बहुत बेहतर होने चाहिए थे। ये कहना गलत है कि यहाँ के लोग जो है वो पढ़े, उनकी शिक्षा का जो क्वालिटी है वो सही नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल है, शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल है। यहाँ पढ़ते कहाँ हैं? 12th के बाद तो सारे के सारे बाहर चले जाते हैं, सब बाहर से ही पढ़ के आते हैं, सभी काबिल लड़के हैं, लेकिन यहाँ के लड़कों को जानबूझकर फेल किया जाता है, उनको अवसर ना मिले, क्योंकि अगर स्थानीय लोग यहाँ पर काम पाएंगे तो वो अपने लोगों को आगे लाने। ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ना चाहिए और यहाँ के लोगों को यही भी व्यवस्था दी जानी चाहिए। क्यों यहाँ के लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर, दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं? क्यों यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान नहीं बन रहे हैं? क्यों प्रोफेशनल डिग्रीज लेने वाली जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही हैं? आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देश में तो बड़ा बदलाव इन 5 सालों में होना चाहिए था, उम्मीद यही थी। देखिए,
ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार शिक्षा के लिए और बेरोजगारी के लिए बिल्कुल संवेदनशील है। सिंगरौली कोल राजधानी है, यहाँ आज तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, ना ही मेडिकल कॉलेज के रूप में कोई चीज़ है। स्वास्थ्य की हालत इतनी बुरी है। विधायक जी से बात कर लेता हूँ, ये स्थितियाँ क्यों हो रही हैं? हम बताएं। ऐसी स्थिति तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, मगर सरकार की व्यवस्था को लेकर विगत वर्षों में काफी 50 साल के पहले की जो सरकार काम की है, आज 15 वर्षों की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है भुला नहीं सकते आप। विगत वर्षों के अनेक कार्य देखने को आप सबको मिलेगा। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बताएंगे। देखिए 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार विकास किया है। अगर विकास देखना है तो मैं इनसे भी बताना चाहता हूं, अगर आपको जानकारी में नहीं है 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और अब का मध्य प्रदेश देखिए। सिंगरौली जिले में 200 बेड का ट्रामा सेंटर बनकर के तैयार हो चुका। नवोदय विद्यालय का अभी आप देखिए, और दूसरी बात नवोदय विद्यालय का शिलान्यास यहाँ हो चुका है, जल्दी संचालित होने वाली है। कब होगा लोकार्पण? कब? अभी जस्ट चालू होने वाली है। कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के जो द्वारा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हो चुका है, उसका भी निर्माण कार्य चालू है। इनको काम होगा, फिर से मौका चाहिए। 15 सालों से केवल इनका निर्माण कार्य चल रहा है, इनका कभी निर्माण पूरा नहीं होता, केवल निर्माण हो रहा है। अरे भैया वो विकास आपका कहाँ दिखेगा, कब दिखेगा, वो तो बताओ। 15 सालों में अब तक विकास। इनका बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है सिंगरौली जिले में, और ये कदापि न दूर कर पाएंगे। अब कांग्रेस की सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 70% रोजगार हम देंगे, और 3 महीने नहीं 5 महीने में हम लोग बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे। झूठी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 15 सालों में बोला सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे। सीधी से सिंगरौली की सड़क 15 सालों में नहीं बना पाए। क्या आपको शर्म नहीं आती? अगर मैं ये बोलना चाहता हूं बेरोजगारों को 70% रोजगार की जरूरत है, कमलनाथ वो काम करेंगे। बदल गई है, उम्मीदें लगभग कमोवेश हुआ है। युवाओं से बात कर लेता हूं। जी बोलिए सर। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये कहते थे चुनाव से पहले कि मैं सत्ता में आने के बाद व्यापम को सीधे समाप्त कर दूंगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पंद्रह साल में मैं भी आपको बताता हूँ, 15 साल में जो कि आज इस देश की आजादी के 60 साल में गोभा में लाइट नहीं गई थी। अभी इन्हीं कांग्रेसियों ने बताया कि वहाँ लाइट भी गई है, वहाँ खंभे भी लगे हैं। डीएमएफ फंड जो आता है उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। पहले जब कांग्रेस की जब कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी तो डीएमएफ का पैसा यहाँ नहीं आता था। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो 600 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है। तो युवा, महिला, मजदूर, किसान 4 बड़े वर्ग हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है। मजदूरों के नेताओं से बात कर लेते हैं। ये दोनों पार्टी सौतेले व्यवहार कर रहे हैं। हम मजदूरों को लेकर, किसानों को लेकर, विस्थापितों को लेकर 11 दिन बैठे हुए हैं कलेक्ट्रेट के द्वार पर। कोई सुनने को तैयार नहीं है, और ये लोग किसान ही तैसे बात करते हैं। दोनों एक ही पहलू के हैं। एक ही पहलू है। क्या समस्या, क्यों धरना दे रहे हैं? समस्या भैया हम लोग की रोजगार है, और करारनामे के अनुसार रिलायंस कंपनी जो हमारे यहाँ भू अर्जन की है, भू अर्जन के समय जो उसने करार किया है गवर्नमेंट और ये मध्य प्रदेश शासन के बीच, उस करारनामे को पालन नहीं कर रही है। आज विस्थापित हमारा 25 दिन से आंदोलन पे हम कलेक्ट्रेट के बगल में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। कब हुआ जमीनों का अधिग्रहण? आपके जमीन का अधिग्रहण हुआ 2007 में। पुनर्वास नहीं हुआ जी। जो एसआर कंपनी में हम लोग विस्थापित हुए, हम लोग आज तक हम लोग धरने में 25 फरवरी से बैठे हैं। आज तक हम लोग की कलेक्टर और प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। ये सुशासन की बात है ना, तो आखिर ये स्थिति क्यों है कि किसान जो है, किसान जो मजदूर हैं वो इस तरह से। मैं आऊंगा आपके पास, आप मेरी बात तो करने दीजिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं जो विस्थापन की बात चल रही है, अभी सीएम साहब ने जो हमारी 2013 की नीति थी, केंद्र सरकार ने बनाया था, यूपीए सरकार ने, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने उसको करके आधा कर दिया था, उसको फिर से 4 गुना कर दिया सीएम साहब ने। और वो जो विस्थापन की बात है, अभी 50 दिन में हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो प्रक्रिया पूरी चल रही है। विस्थापन को जो ज्यादा कंपनियों ने जमीन लिया, उस जमीन को हम वापस करने का भी काम कर रहे हैं। जमीनों को वापस करने का भी
मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी नगर निगम में है और महापौर के ऊपर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, जिस महिला के पास में 1 लाख रुपए चुनाव के पहले नहीं था, आज उसके पास 20 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। अगर लोकायुक्त ने केस रजिस्टर किया है तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें ये नगर निगम जो आचार संहिता उस समय से बंद है। यहाँ तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं नगर निगम से नेता प्रतिपक्ष हूँ, लेकिन पूरे नगर निगम में बीजेपी के शासन काल से पूरे अधिकारी कर्मचारी नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि कोई भी आवाज उठाओ कोई सुनता नहीं है। सिर्फ बीजेपी का शासन भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते हम लोग का आवाज नहीं सुना जाता है। यहाँ तक कि प्रेस मीडिया पेपर में देते हैं तो आवाज नहीं, पेपर में नहीं निकाला जाता है। कांग्रेस की सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस की ठीक है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनके हिसाब से कुछ काम नहीं किया। रीवा संभाग में कितने सीटें इन्होंने अर्जित किया, सिंगरौली जिले में कुछ भी काम नहीं किया। गणित देख लिया मैंने जी, बोलिए। मैं कम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि बीजेपी हटाओ और देश बचाओ, क्योंकि सही मायने में अगर विकास होगा तो सिर्फ इनका होगा, इसके अलावा किसी का और विकास नहीं हो सकता। आपने बहुत बोला, अब हमें भी समय दें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मोदी जी के घोषणा पर सभी यहाँ पर जनता जनार्दन बैठी है, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए होंगे, उसके लिए धन्यवाद है। और ये चुनावी वादा जुमला कब बन गया? हम अभी यहाँ पर जिस समस्या के लिए खड़े हुए हैं वो बात सुन लीजिए कृपया। एक गंभीर समस्या है, सुनिए प्लीज। आप लोग कृपया शांत रहें। एक संवेदनशील मैटर है जिसमें हम लोग बात करना चाहते हैं। अभी आपके सामने 15 तारीख को पिछले 12 तारीख को हमारे अपर कलेक्टर का ड्राइवर सौरभ मिश्रा ने आत्महत्या किया। उस संबंध में सभी पब्लिक से मैं निवेदन करना चाहता हूं उसको न्याय देने के लिए, और आईबीसी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम रखा। मैं चाहूंगा कि जो सौरभ मिश्रा का आत्महत्या किया उसके लिए प्रेरणादायक अपर कलेक्टर रिजू बाफना है। ठीक है, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। एक छोटी सी बात है, आप इस बात को समझिए। एनटीपीसी कंपनी है, ये बेचारे किसान आए हुए हैं, ये चाय नाश्ता का दुकान चलाते थे, उस चाय नाश्ता की दुकान तक भाजपा और कांग्रेस वाले मिलकर हटवा दिए। नंबर 2, सिंगरौली जिले में आज देखिए अवैध बालू के खदान कितने निकाले जा रहे हैं। बालू खदानों से, बालू का खदान 2 एकड़ का है, बालू निकाली जा रही है 50 एकड़ में, 100 एकड़ में, निचले स्तर तक खोदा जा रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग ऊपर धारा भी लगवाई, गिरफ्तार भी करवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई। चलिए आप, मैं चाहूंगा जल्द। एनजीटी की टीम आई थी तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में ट्रक पूरे बंद कर देंगे गोल्ड ट्रांसपोर्ट का। और किसके वजह से, कौन सरकार चला रही है कि जो अभी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ये बताया जनता को। बताइए आपका सवाल। सर, मैं ग्राम खनुआ नया का रहने वाला हूँ। वहाँ जो है एक एपीएमडीसी कंपनी जमीन अधिग्रहित की है पुनर्वास कॉलोनी के लिए। ये विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या, विस्थापन की भी समस्या है और पॉल्यूशन के लेकर भी स्थिति है। कोल कैरिंग बेल्ट से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा साहब? एक मिनट। एनजीटी ने जो नियम बनाया है, हाई कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है, उसके तहत हम लोगों ने 2 महीने के अंदर आदेश हुआ है। 2 महीने के अंदर हम लोग पूरा सड़क से कोयला का ढुलाई बंद करने जा रहे हैं। अब चूंकि इन लोगों ने 15 साल से गड्ढा खना है, आप भी समझते हो कि 1,80,000 करोड़ का कर्जा है, उस गड्ढे को भरने में हमें समय लग रहा है। आप 2 महीने का टाइम दीजिए, 2 महीने में पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश की हम लोग दुरुस्त करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करेंगे और इन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। ठीक है, आप लोगों से मैंने बहुत बात की, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आम लोगों से मैं बात करूँ। जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम इस जनकारवा की जन चौपाल में है। आप क्या कहेंगे कि सांसद आपकी, उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरह से देखते हैं आप? फिर चुनाव है लोकसभा के। सबसे पहले मेरा नाम ओम प्रकाश शाह है, मैं एक समाज सेवी होने के नाते पहली बात तो हमारे जो एक युवा भाई हैं सौरभ मिश्रा जी, जो उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से। दूसरी बात एक हम कहेंगे, देहात में बहुत बढ़िया कहावत है, शायद सुने भी होंगे, कि ससुइया अपने कुल की रोबे अब पतोहिया कहे डेरातिया। सिंगरौली की जितनी जनता है वो एक सास की तरह चुपचाप बैठी हुई है और यहाँ पे जितने भी सरकारें आ रही हैं, चाहे किसी की भी हो, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में चिंता उनको नहीं है। स्थानीय सिंगरौली की अपनी तकलीफ है, अपनी तकलीफों को लेकर वो मुखातिब है अपने सियासतदानों से। आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आपकी सांसद कितनी सक्रिय है? यहाँ पे जब से सांसद बनी है रीति पाठक जी, कहीं भी सक्रिय नहीं, एक चीज में सक्रिय नहीं है, अपने मेकअप पर, अपने साड़ी बदल। चलिए ठीक है, मैं बात कर। आप क्या कहेंगे? आप महिला हैं, आप बोलिए। किस बात पे?
आपकी सांसद कितनी सक्रिय हैं? हमारे सिंगरौली जिले की सांसद कहती है कि हमारे एनसीएल में या एनटीपीसी में या किसी कंपनी की हमारी सुनते ही नहीं है। ठीक, उनका यहाँ के विधायकों का भी कहना है। इसका रिपोर्ट आप दे दीजिए ना मुझे। आप नेता तो नहीं है? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, सोशलिस्ट हूँ और लाइफ स्टूडेंट है। और सही बोल रही हैं। आप क्या बोलेंगे? हम विनती करते हैं, आपकी सांसद कितनी सक्रिय है? ग्राम नगवा के रहने वाले आज विस्थापित हैं। आज 11 दिन से हो गए धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, कोई हम लोग का नहीं सुन रहा है। हमारा सुनवाई तो होना चाहिए ना। सांसद जी से बात की आपने? सुनिए, सबसे बात किए। कलेक्टर साहब ने हमारे यहाँ से चले गए, हम लोग 2 साल उनके पीछे पड़े, कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ। सुनवाई नहीं हो रही साहब। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आपके सांसद के रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखते हैं आप? सर, उनका काम एकदम धीमी, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। कभी कहीं अगर कोई चला भी जाए रोजगार मांगने, कुछ 10-50 लोग चले भी जाए, भीड़ भी इकट्ठा कर ले तो उनको मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, सांसद जी, आपने तो बताया था कि 100% रोजगार है। नहीं, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ। अगर अपने घर का लड़का अपना दारूखोर होता है तो उसको दारूखोर कह के नहीं बुलाते हैं। सांसद जी, अगर रीति पाठक जी हैं, कोई आएंगे तो सांसद ही आएंगे। सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एक मिनट, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप ये जन सुनवाई का और इस टाइप का करते हैं, तो इन्हीं नेताओं से आप सुझाव मांगिए कि क्या सुझाव क्या। मैं तो उनका एक एजेंडा भी पूछूंगा जी, एजेंडा भी पूछूंगा कि क्या किस वादे पे जाएंगे आप जनता के? सिंगरौली में, बैढ़न में रेलवे स्टेशन होना चाहिए, माइनिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ के रोजगार को 70% रोजगार मिलना चाहिए। ये न्याय होना चाहिए, ना कि एक डगा गांव जहाँ पे ना पानी की समस्या है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना लोगों को रोजगार है। ये है डगा गांव की समस्या। ठीक है, ये बीजेपी का पैनल बार बार बोल रहा है कि कांग्रेस के नेता यहाँ प्रदेश सचिव हैं वो, और 70 दिन की जी बताइए। ये प्रदेश 15 साल में 60 साल में ये कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस की ये नेता हैं, ये वादा कर रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, रेलवे स्टॉपेज होना चाहिए, सब कुछ। अभी हमारी सरकार केंद्र में 5 साल से है, और हमारे यहाँ सिंगरौली जिले में कितने जगह स्टॉपेज हुआ है ये इनसे पूछ लीजिए। 2-2 ट्रेनों की सौगात हमारी सांसद जी ने दिया है सिंगरौली जिले के लिए, और ये बात करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ होना चाहिए। 5 साल में ही सब कुछ नहीं संभव हो सकता। देखिए, 5 साल में संभव नहीं हो सकता, लेकिन 60 साल में, 60 महीने में। लेकिन देखिए, यूपीए गवर्नमेंट हमारी थी जरूर, लेकिन देखिए केंद्र की जो योजनाएं होती है वो सांसद लाता है, और हमारी कम से कम 25 साल से 20 साल से भाजपा की सांसद यहाँ है, कांग्रेस का सांसद नहीं है। जो सरकार किसी की हो, लेकिन योजनाओं को धरती तक पहुंचाने का काम उस क्षेत्र का सांसद करता है। क्या एजेंडा है? चुनाव सामने है, क्या एजेंडा है? जनता से क्या वादा है कांग्रेस पार्टी का? हम लोगों ने जो वचन पत्र दिया है, वो वचन पत्र को अक्षरशः पालन करेंगे, और मध्य प्रदेश में व्यवस्थित सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, केंद्र से लेके और पूरे भारत में हम लोग वचन पत्र को ताकत बनाकर कांग्रेस पार्टी अब चुनाव मैदान में जाने की बात कर रही है। विधायक जी से मैं पूछ लेता हूं, क्या वादा है जनता से? क्यों दोबारा लोकसभा का सांसद सिंगरौली का बीजेपी से ही चुना जाए? बिल्कुल चुना जाएगा, क्योंकि सांसद जी के नेतृत्व में अच्छे विकास हुए हैं, रेल की सुविधा, जो कि ऐतिहासिक काम हुए हैं, और ऐतिहासिक काम हुए जिन्होंने कोई नहीं कर देश के साथ बीजेपी कह रही है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने रखकर चुनाव बीजेपी लड़ना चाहती है। सांसद की सक्रियता को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन चेहरा बीजेपी प्रधानमंत्री का रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वचन पत्र को लेकर पूरा करके वो जनता के बीच में जाएगी, और जनता सोच समझकर फैसला करेगी। रिपोर्ट कार्ड तो सरकारों का, अपने प्रत्याशियों का, सांसदों का बना ही रही है। देखना होगा कि सिंगरौली का ये जो लोकसभा चुनाव है, जनता किस तरह से वोट करेगी, कितना दिलचस्प और कड़ा मुकाबला लोकसभा चुनाव में यहाँ होता है। फिलहाल जनकारवा में इतना ही। हमारा कार्यक्रम जल्द ही आपके जिले तक पहुँचेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।